सुप्रभात। आज मैं स्पर्श भाग 1 का पाठ 6 किंतु आपके पाठ्यक्रम का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है कीचड़ का काव्य। यह पाठ काका कालेलकर द्वारा रचित है। तो आइए सर्वप्रथम लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़े होने के बाद काका हिंदी में ही लेखन कार्य करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में हिंदी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्रायः कोने कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियाँ हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, यात्रा वृत्तांत, स्मरण यात्रा, संस्मरण, धर्मोदय, आत्मचरित, जीवननो आनंद, अवार नवार, निबंध संग्रह आदि। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रसाद पत्र का संपादन भी किया। काका के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी और सार गर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। हिंदी तरभाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे गए इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं जाना चाहिए, अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में जो उपयोगिता है उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ न होता तो क्या क्या न होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते, इसकी एक वानगी यह निबंध बखूबी दर्शाता है। कीचड़ हेय नहीं श्रद्धेय है, यह लेखक ही नहीं पाठक भी स्वीकारता है। और अब पाठ कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर के भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। यहाँ पे कवि प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हैं। आकर्षण का अर्थ है प्रभावित करने वाला, शोभा अर्थात सुंदरता, कमाल यानी अद्भुत, पुनी यानी धुनी हुई रुई की बड़ी बड़ी बत्ती जो सूत काटने के काम में आती है, यथाक्रम माने क्रमानुसार। इस समय आकाश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल ऐसे तो सूर्य की लालिमा पूर्व दिशा में फैलती है और पूर्व की शोभा अद्वितीय होती है, परंतु आज उत्तर दिशा की शोभा ने मानो कमाल कर दिया है। अद्भुत आकर्षण है उसमें, क्योंकि सूर्य बादल की ओट पे छिपा हुआ है और उसकी रोशनी, उसकी किरणें जो हैं बादलों पे छा रही हैं। तो उत्तर दिशा में बादल है और अभी उत्तर दिशा जो है लालिमा लिए हुए बड़ी ही सुंदर
दिखाई पड़ रही है। परंतु ये ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि भोर यानी उषा काल समाप्त हो गया, और जैसे ही उषा काल समाप्त हुआ, दिन चटक गया, दिन का आरंभ हो गया। तो चारों ओर प्रकाश फैल गया, और देखते ही देखते बादल पूनी की तरह, माने धुनी हुई रुई की जो बत्ती होती है उसकी तरह चारों तरफ आकाश में बिखर गए। यथाक्रम इस दिन का आरंभ हो गया, दिन का प्रकाश चारों ओर फैल गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ में शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले होते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थता से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भट्ठी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए सही रंग यही रंग पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो लोग उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ गया। लेखक यहाँ कहते हैं कि हम आकाश यानी प्रकृति के हर अंग की सुंदरता का बखान करते हैं, जिसमें कि आकाश है, पृथ्वी है, जलाशय है। आकाश की सुंदरता का, कभी शोभा का वर्णन करते हैं, कभी पृथ्वी की शोभा का वर्णन करते हैं, कभी जलाशयों की शोभा का वर्णन करते हैं, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम कीचड़ की शोभा का वर्णन हम करते हो या कहीं किसी के द्वारा किया गया हो, ऐसा देखा नहीं गया है। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए कीचड़ में पैर डालना भी कोई पसंद नहीं करता है। कीचड़ से शरीर गंदा होता है। लेखक कहते हैं कि लोगों का मानना है कि कीचड़ के छींटे यदि बदन पर यानी शरीर पर पड़ जाए तो उससे शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता कि उसके शरीर पे कीचड़ का कोई भी धब्बा लगे, इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यही कारण है कि कीचड़ के प्रति किसी के मन में सहानुभूति की भावना नहीं होती, संवेदना की भावना नहीं होती। यह सब यथार्थ है। लेखक कहता है कि ये वास्तविकता है कि हम कीचड़ को पसंद नहीं करते, किंतु तटस्थता से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम शोभा नहीं है, सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। लेखक कहते हैं यदि हम तटस्थता यानी बिना पक्ष के निष्पक्ष होकर यदि हम सोचें तो कीचड़ में भी कम सुंदरता नहीं है। पहले तो कह रहे हैं कि कीचड़ का रंग ही बहुत सुंदर है। लेखक की दृष्टि से कीचड़ का रंग ही बहुत सुंदर है, तभी तो हम पुस्तक के गत्तों पर यानी पुस्तकों का जो कवर होता है उसमें, घरों की दीवारों में या लोग कीमती कपड़े भी मिट्टी के रंग के, कीचड़ के रंग के खरीदना या पहनना पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ यानी कला के जानकार लोग भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद करते हैं। फोटो लेते समय जब कीचड़ का एकाध छोटा मोटा टुकड़ा सामने आ जाता है तो वार्म टोन कहकर जो विज्ञ लोग हैं, विज्ञ मतलब जानकार लोग हैं, कला के जानकार लोग हैं, वे इसे वार्म टोन कहकर खुश हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। पर कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ गया। परंतु यदि उसी में कीचड़ का नाम लिया जाए तो सब
कुछ बेकार हो जाता है, सब का मन खराब हो जाता है, सबका मन घृणा से भर जाता है। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। लेखक यहाँ ये कह रहा है कि कीचड़ की शोभा यदि देखनी हो तो नदी किनारे देखना चाहिए। नदी के किनारे जो कीचड़ सूख कर टुकड़े में बँट जाता है, यानी उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो वे कितने सुंदर दिखते हैं। जब गर्मी पड़ने लगती है तो गर्मी के कारण मिट्टी में दरार पड़ जाती है और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे सुखाए हुए खोपरे। खोपरे यानी नारियल का जो ऊपर वाला कड़ा वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं खोपरे। तो वह खोपरे जैसा दिखने लगता है। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कई मील तक जब कीचड़ सूख करके कड़ा हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं और ज़मीन समतल हो जाता है तो वह दृश्य बड़ा ही अद्भुत लगता है, सुंदर लगता है। उसकी खूबसूरती ही कुछ अलग होती है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिह्न मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। लेखक कहते हैं इसी सूखे हुए मिट्टी में, कीचड़ में यदि जब हम देखते हैं तो कुछ पक्षी या बगुले के पैरों के निशान, 3 नाखून और एक अंगूठे के जो पदचिन्ह यानी पैरों के निशान होते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे मध्य एशिया के रास्ते हैं और दूर दूर तक ये चिन्ह अंकित रहते हैं। तब इसी पदचिन्ह पे लेखक को इच्छा होती है कि अपना कारवां लेकर, अपना जत्था लेकर के वो भी जाए, उसके पीछे पीछे उन पदचिन्हों का अनुसरण करें, यानी वे उनको बड़े ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर ज़मीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं और उनकी शोभा और ही है। यहाँ लेखक का कहना यह है कि जब ये कीचड़ सूख कर थोड़े कड़े हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो इस पे जानवर चलने लगते हैं, जिसमें गाय, बैल, पाड़े, भैंस, बकरे, भेड़ आदि हैं, जानवर हैं और इनके पदचिन्ह इस प्रकार अंकित हो जाते हैं कि उनकी शोभा अद्भुत प्रतीत होती है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हुआ हो, ऐसा भास होता है। और जब ये कीचड़ जब सूख जाते हैं और उस पर 2 गाय के बछड़े लड़ते हैं अपना सींग में सींग मिला करके, तो कीचड़ में उसका लेख इस प्रकार अंकित हो जाता है जैसे लगता है कोई भारतीय युद्ध का इतिहास इस पे लिख गया हो। करदम लेख माने मिट्टी पे, कीचड़ पे जो लेख लिखा जाए उसे करदम लेख कहते हैं, कि मतलब उनके लड़ने से उनके जो पैरों के निशान या सींगों के निशान ज़मीन पे अंकित हो गए हैं, कीचड़ में अंकित हो गए हैं, ऐसा लगता है कोई भारतीय युद्ध का इतिहास इसमें लिखा गया हो, ऐसा भास होता है। भास माने ऐसा अनुभव होता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति न हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख के आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना
न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति जैसा करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए। लेखक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यदि कीचड़ की सुंदरता को देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु नदी के किनारे जाना चाहिए, या इससे भी अगर संतुष्टि न मिले तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। वहाँ पर मही नदी के मुख के आगे, मही नदी के मुहाने पर दूर तक जहाँ तक नज़र दौड़ाइए सब जगह सनातन कीचड़ ही देगा, मतलब दूर दूर तक कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। इस कीचड़ में, ये कीचड़ इतना दूर तक फैला है और इतना गहरा दलदल है बना हुआ कि इसमें अगर हाथी भी डूब जाए, अगर ये कहा जाए तो ये अल्पोक्ति नहीं होगी, ये कम, मतलब ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसमें ये इतना दूरी तक और इतना गहरा है कि पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो सकता है, समा सकता है। ऐसा हम कहें तो बहुत ठीक रहेगा। हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है। उसका जागृत भान यदि हम हर एक मनुष्य को होता तो वह कीचड़ का तिरस्कार न करता। एक अजीब बात तो देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हम जितना भी अन्न खाते हैं सब अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। अगर इसका अनुभव हमें होता तो हम शायद इस बात से मना न करते, इस बात का अनदेखा न करते और कीचड़ का इस प्रकार हम तिरस्कार न करते, कीचड़ का महत्व कम ना आंकते। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम इसको समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वह सारा का सारा अन्न इस कीचड़ की ही देन है। कीचड़ को के महत्व को तभी हम जान सकेंगे जब हम अपना भोजन में प्रयुक्त किए वाले अन्न को पैदा करने, किस में पैदा हो ये अगर जाने, तभी हम कीचड़ के महत्व को समझ सकेंगे। एक अजीब बात तो देखिए, पंख शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग और डोलने और गाने लगते हैं। कवि कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है, अद्भुत बात है, अनोखी बात है कि पंकज पंख यानी कीचड़ को हम घृणा के योग्य समझते हैं, जबकि इसी कीचड़ में पैदा होने वाले पंकज का नाम सुनते ही कवियों का मन खुशी से भर जाता है। वे अपनी रचनाओं में एक नहीं हजार बार पंकज की सुंदरता का वर्णन करते नहीं थकते। बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मलिन होता है, माने गंदा होता है, गंदा उसको सुनते ही मन में बुरा ख्याल आ जाता है, लेकिन उसी में पैदा होने वाले कमल को सुनते ही मन खुशी से भर जाता है। आह्लादकत्व माने प्रसन्नता, मन में एक प्रसन्नता मन के अंदर एक प्रसन्नता फूट पड़ती है। प्रसन्नता का वातावरण, मन में प्रसन्नता का भाव उठने लगता है, मन में प्रसन्नता का उद्गार होने लगता है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उसके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। यहाँ पे ये बात अद्भुत है। लेखक इस बात पे विचार करते हैं कि वे यदि कवियों की युक्ति शून्यता युक्त बातों पर विचार करें तो वे देखेंगे कि लेखक अपने बात को अपनी मान्यता को सही ठहराने के लिए वे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हम वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा करते हैं परंतु वसुदेव को नहीं पूजते। इस विचार से लेखक कहीं कतई
संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर जनक यानी वसुदेव की यदि पूजा मतलब कवियों के अनुसार जनक की पूजा हम नहीं करते, पर उसमें पैदा होने वाले उससे पैदा होने वाले वासुदेव की हम पूजा करते हैं। उसी संदर्भ में ये कहते हैं कि पंख को हम नहीं मानते हैं, बल्कि पंख में पैदा होने वाले कमल की शोभा का वर्णन करते हैं। अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए वे वासुदेव का उदाहरण देते हैं। ठीक इसी प्रकार कहते हैं, हीरे का भारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं, किंतु उनकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। लेखक अपनी बात को की सत्यता को ठहराने के लिए और भी उदाहरण देते कवि अपनी बात को युक्ति के लिए तर्क और अपने विचार पे की सत्यता को, वास्तविकता को सही ठहराने के लिए और भी तर्क देते हैं और उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि हीरे को हम ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देकर खरीदते हैं, जबकि हीरा जहाँ पैदा होता है यानी कोयले में या पत्थर के खान में, हम उसको तो महत्व नहीं देते। ठीक उसी प्रकार मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। मतलब मोती को हम कीमती समझते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चुकाते हैं और उसको गहने में प्रयोग करते हैं, अलंकार के रूप में अपनी शोभा पहनकर अपनी शोभा बढ़ाते हैं, परंतु वह जहाँ पैदा हो उसकी जो माता है सीप, उसको तो हम गले में नहीं बांधते। ठीक उसी प्रकार पंकज की शोभा का बखान हम करते हैं और जहाँ पैदा हुआ हो यानी पंख, उसको महत्वहीन मानते हैं। लेखक इन कवियों की इन विचारों से संतुष्ट नहीं है, कभी वो सहमत नहीं है। वह कहता है कि कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम। वे कहते हैं कि कवियों के साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे कभी मतलब जनक को महत्व नहीं देते हैं, जबकि उसमें पैदा हुए वस्तु को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये उनकी मान्यता है, पर लेखक की मान्यता एकदम भिन्न है। वो कहते हैं यदि जनक को महत्व न दे तो पैदा हुए चीज़ को महत्व नहीं, पहले कीचड़ को महत्व देना चाहिए, उसके तत्पश्चात उसमें पैदा होने वाले वस्तु को महत्व दे सकते हैं। यदि हम कीचड़ की कद्र करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, और इसके महत्व को तभी हम समझ सकते हैं जब हम उसमें पैदा होने वाले अनाज से हमारा भोजन या भरण पोषण होता है। ये इस बात को अगर हम जानेंगे तभी हम कीचड़ की उपयोगिता को समझ सकते हैं। इस प्रकार इसका सारांश इस तरह से हम समझ सकते हैं। लेखक के अनुसार सामान्य रूप से कीचड़ को असुंदर कहा जाता है, उसे पंक या मल कहा जाता है, लेकिन लेखक का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उसके अनुसार कीचड़ बहुत उपयोगी है। यदि मनुष्य यह अच्छी तरह से समझ ले कि धान जैसी फसल कीचड़ में ही पैदा होती है, तो वह कीचड़ का कभी तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि सारा अन्न, फल फूल सब्जियां उसी में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार तो कीचड़ जीवन देने वाला है, फिर यह असुंदर कैसे हो सकता है। एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। कहते हैं कि पंख से ही पंकज अर्थात कमल पैदा होता है, इसी प्रकार मल से ही कमल पैदा होता है, परंतु कीचड़ से घृणा करना कहाँ तक, तब कीचड़, अगर ऐसा है तो यह सत्य है, तो इस दृष्टि से कीचड़ से घृणा करना कहाँ तक उचित है।
इसी प्रकार से मल की मलिनता से हम परेशान होते हैं, हमें वो घृणा के योग्य लगता है, क्योंकि कमल में मल शब्द का ही प्रयोग होता है, परंतु कमल तो मन को आनंदित कर देने वाला होता है। लेखक का तर्क कलावादियों को लेकर भी है। अधिकतर चित्रकार और मूर्तिकार कीचड़ जैसे रंगों को वार्म टोन कहकर पसंद करते हैं। कीमती कपड़ों का रंग तो हमेशा कीचड़ जैसा ही होता है, अतः हमें कीचड़ को असुंदर कहकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसके असुंदरता को देख करके उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसमें सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। तभी हम कीचड़ को अच्छा कह सकेंगे। यहाँ लेखक काका कालेलकर द्वारा कीचड़ की उपयोगिता का वर्णन बखूबी किया गया है। वे कतई इसके गंदेपन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे मानव को ये समझाना चाहते हैं कि ये हर हाल में मानव और पशु पक्षी दोनों के जीवन में इसकी उपयोगिता है, और इसकी उपयोगिता को जब हम ध्यान देंगे तभी हमको कीचड़ का महत्व समझ में आएगा। मनुष्य मटमैला रंग पसंद करता है तथा पशु पक्षियों को भी कीचड़ में खेलना, उसमें कूदना खेलना वे पसंद करते हैं, क्रीड़ा करना पसंद करते हैं, उस पर चलना अच्छा लगता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो ज़्यादातर अन्न इसी कीचड़ में पैदा होता है। तो फसल उधर की मुख्य फसल धान होती है, और धान की फसल कीचड़ में ही पैदा होती है। तो कीचड़ अगर न हो तो फिर अन्न या धान जैसी फसल कैसे पैदा हो। यही नहीं, कीचड़ से अन्य प्रकार की साग सब्जी भी उत्पन्न होती है, फल उत्पन्न होते हैं। मानव और पशु दोनों के जीवन में इसका महत्व है। यदि यह न हो तो मनुष्य किन नियामतों से वंचित रह जाते। कमल जिसे हम पंकज कहते हैं, ये उसी कीचड़ की देन है, अतः हमें हर समय कीचड़ के महत्व को समझना चाहिए और उसकी सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। तभी वास्तव में हम उससे पैदा होने वाले वस्तुओं को महत्व देना हमारा तभी हम उससे पैदा होने वाले अन्न या कमल जैसे चीज़ों का पैदा होना, उसको महत्व देना हमारा सार्थक होगा। धन्यवाद।